हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। आज हम बात करने वाले हैं 2024 पीजीटी डी ट्रिपल एसबी इकोनॉमिक्स क्वेश्चन पेपर के बारे में। अभी तक हम 14 पार्ट इसके ऑलरेडी कर चुके हैं जो कि मेरे चैनल पर अपलोडेड है इन द प्लेलिस्ट। अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 15 से, जिसका सबसे पहला क्वेश्चन ये है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द जीडीपी। तो आप ऑप्शंस देखिए। अगर आपको जीडीपी का फॉर्मूला पता है दैट इज़ सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, ये हमारा फॉर्मूला होता है। जहाँ पे सी होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई इज़ द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी इज़ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एन एक्स इज़ द एक्सपोर्ट, राइट। तो अगर आप देखें यहाँ पर ऑप्शंस पे वी हैव एम्प्लॉयमेंट रेट विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द जीडीपी। तो सीधा सीधा आंसर हमको दिख रहा है, बट बाकी बात कर लेते हैं। कंजप्शन गुड्स रिलेट्स टू कंजप्शन फंक्शन, ठीक है, यानी कंजप्शन का पार्ट है। इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग बाय फर्म्स ऑन द कैपिटल गुड्स, ये पार्ट हो गया आपका आई का। एंड पब्लिक सेक्टर ओन डिमांड फॉर गुड्स, या दैट इज़ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a sample survey of the same 100 household is conducted in a particular village annually for 5 years, कह रहा है कि अगर सेम 100 हाउस हैं उन पर हम बार बार हर साल 5 साल तक लगातार सेम ही हाउस होल्ड पर सर्वे करेंगे तो ऐसे डाटा को हम क्या बोलते हैं। तो देखो बच्चे, दो तरीके के डाटा होते हैं, एक होता है पूल डाटा और एक होता है पैनल डाटा। पूल डाटा का क्या मतलब है? पूल डाटा का सिंपल सा मतलब है दैट इज़, अगर आपके यहाँ पे लिखा हुआ है ना जैसे 100 हाउस होल्ड, सेम 100 हाउस होल्ड्स, यहाँ पे अगर हम डिफरेंट हाउस होल्ड्स लेते और उनको 5 साल तक स्टडी करते तो वो होता हमारा पूल डाटा। अच्छा, मैं थोड़ा सा और बेसिक से बता देती हूँ। सबसे पहले वी हैव टाइम सीरीज डाटा, वी हैव क्रॉस सेक्शनल डाटा, वी हैव पैनल डाटा एंड वी हैव पूल डाटा। तो टाइम सीरीज़ का मतलब क्या है? जब भी हम एक सिंगल वेरिएबल से जीडीपी को स्टडी कर रहे हैं ओवर टाइम, मान लो 2001, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से स्टडी कर रहे हैं, तो ऐसे डाटा को हम क्या बोलते हैं? टाइम सीरीज डाटा, ठीक है, जहाँ पे वेरिएबल एक होता है और डिफरेंट टाइम पीरियड्स होते हैं। क्रॉस सेक्शन में क्या होता है? वेरिएबल्स एक से ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने सेविंग, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन सब का डाटा लिया और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे लिया। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या होता है? जो हमारा सेंसस होता है, दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ क्रॉस सेक्शनल डाटा, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तो हमारे पास दो डाटाज निकल के आते हैं। मैं बता देती हूँ। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं यानी टाइम सीरीज़ और क्रॉस सेक्शनल को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास आता है या तो पैनल डाटा या फिर दूसरा होता है पूल डाटा। अब पैनल और पूल में डिफरेंस ये है कि अगर हम सेम यूनिट्स जो ले रहे हैं, यानी कि मान लीजिए हाउस होल्ड्स की बात कर रहे हैं तो सेम यूनिट्स ले रहे हैं और टाइम पीरियड 5 से 5 साल है, तो ऐसे डाटा को बोलेंगे पैनल डाटा। लेकिन सेम यूनिट्स नहीं है। मान लो पहली बार हमने 100 अलग घरों का लिया, अगले साल 100 अलग घरों का लिया, फिर अगले साल अलग 100 का लिया, तो ऐसे डाटा को हम क्या बोलेंगे? पूल डाटा, ठीक है। दोनों ही लेकिन क्या है? कॉम्बिनेशन है टाइम सीरीज़ और क्रॉस सेक्शनल डाटा के। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका पैनल डाटा। नेक्स्ट है, इन द क्लोज्ड इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड इज द सम ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब आपको बताना है कि अभी मैंने बताया एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। पहली बात आपको देखना है कि वो पूछे क्लोज्ड इकोनॉमी में, तो दो तरह की इकोनॉमी होती है, क्लोज्ड होती है, एक ओपन होती है। अगर हम ओपन इकोनॉमी की बात करें जहाँ पर हम एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट की भी बात करते हैं तो आपका डाटा आपका फॉर्मूला इस तरीके से बनेगा। और अगर हम क्लोज्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, क्लोज मतलब ऐसी कंट्रीज़ या ऐसी इकोनॉमीज़ जो कि ट्रेड नहीं करती हैं दूसरों के साथ, तो उनका एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर होता है? सी प्लस आई प्लस जी के बराबर होता है, ठीक है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो क्लोज्ड की बात करें तो यानी नेट एक्सपोर्ट तो इसमें नहीं आएगा। तो देखो जिन जिन ऑप्शंस में नेट एक्सपोर्ट है उसको आप एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेशन इज़ द बेस्ट मेथड अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो। अब बचा आपके पास कंजप्शन एक्सपेंडिचर, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो ये बात ध्यान रखना, जब भी हम एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं तो हम प्लान्ड की बात करते हैं, एक्चुअल की बात नहीं करते। आपने ये 12th क्लास में पढ़ा होगा एक्स एंटे एंड एक्स पोस्ट। तो एक्स एंटे और एक्स पोस्ट, एक्स पोस्ट मतलब जो एक्चुअल में होता है, एक्स एंटे जो हम प्लान करते हैं। तो हम यहाँ पे एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। इसके बाद आता है आइडेंटिफाई, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। हम प्लान इन्वेस्टमेंट की बात क्यों कर रहे हैं? बिकॉज
बिकॉज हमारी जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर ही क्या आती है, हमारी अनइंटेंडेड इन्वेंट्री चेंजेस आते हैं। मतलब जो हमने इन्वेंट्री मतलब हमने सोच रखी थी एक्चुअल के अंदर, वो हमारी एस्टिमेटेड वाली इंक्लूडेड होती है। इसीलिए हम जो हमारी क्या बोलते हैं प्लान होता है उसको कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आपको बताना है क्लासिकल थ्योरी जो हम पढ़ते हैं बेसिकली मैक्रो में, उसका क्या करेक्ट स्टेटमेंट है। इकॉनमी सेल्फ करेक्टिंग होती है, बिल्कुल सही है। हम मान के चलते हैं कि हमारी इकॉनमी कैसी है, सेल्फ करेक्टिंग है, यानी अपने आप ही हम क्लासिकल्स बोलते थे ना वेजेस प्राइजेज और क्या बोलते हैं वेजेस एंड प्राइजेस फ्लेक्सिबल रखोगे तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, अपने आप से इक्विलिब्रियम में आ जाएंगी। क्लासिकल कॉन्सेप्ट assumes potential output at the full employment level in the economy। क्लासिकल कॉन्सेप्ट क्या मानता है कि पोटेंशियल मतलब हम बेसिकली ये मान के चलते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट होता है इन द इकॉनमी। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, अजम्पशंस ही हैं। इन गुड टाइम्स प्राइस एंड वेजेस राइजेस वाइल इन द बैड टाइम्स प्राइस एंड वेजेस फॉल, बिल्कुल सही है। डिमांड नहीं होगी तो गुड्स नहीं बनेंगे, गुड्स नहीं होंगे तो जो प्रोड्यूसर है वो लोगों को हायर नहीं करेगा, लेबर को हायर नहीं करेगा, और लेबर को हायर नहीं करेंगे तो क्या होगा, उनके वेजेस क्या हो जाएंगे, वो तो लेबर या तो हायर नहीं करेंगे, अगर हायर करना है तो क्या करेंगे, वेजेस को कम कर देंगे ताकि उतने लेबर्स को रख सकें और अनएम्प्लॉयमेंट को वो रिड्यूस कर सकें। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हो सकती है। तो इसलिए तीनों स्टेटमेंट्स हमारी क्या है, करेक्ट है। अ श्योर वे ऑफ रिमूविंग मल्टीक्लिनैरिटी फ्रॉम द मॉडल इज़, अब अगेन आप देखेंगे तो ये जो क्वेश्चन है ये कहाँ से है, इकोनोमेट्रिक्स का है। बहुत जल्दी मैं आपको ये सारे टॉपिक्स करा दूंगी, अभी के लिए समझ लो मल्टीकोलिनैरिटी क्या होता है। व्हेन वी हैव अ रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, फॉर एग्जांपल वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ x1 x2 x3 एंड सो ऑन। तो जब डिफरेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप होता है बच्चे, उसी को हम क्या बोलते हैं, मल्टीकोलिनैरिटी बोलते हैं। तो वो कह रहा है कि इसको रिमूव करने का क्या तरीका है, कि भाई मान लीजिए हमने कहा कि हमारी जो कंजप्शन है ना वो हमारी इनकम के ऊपर भी डिपेंड करती है और मान लीजिए हमारी वेल्थ के ऊपर भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो अगर वो इनकम और वेल्थ दोनों के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन इनकम और वेल्थ आपस में कैसे होते हैं, कोरिलेटेड होते हैं। क्यों कोरिलेटेड होता है, क्यों, क्योंकि अगर हमारी वेल्थ बढ़ती है तो इसका मतलब हमारी इनकम भी ऑब्वियसली क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। तो दैट्स वाई वो कहता है कि इसको रिमूव करने का तरीका क्या है। सिंपल सा तरीका है, पहले तो हम ऑप्शंस पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं तरीका क्या है। दैट इज ड्रॉप द वेरिएबल्स दैट कॉज्ड मल्टीक्लिनैरिटी इन द फर्स्ट प्लेस। बिल्कुल ठीक है, ऐसा वेरिएबल हटा दो, जैसे दो हैं वेल्थ और इनकम है तो उसमें से एक वेरिएबल हटा दो जो हमारी कंजप्शन को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, सेकेंड है ट्रांसफॉर्म द वेरिएबल बाय फर्स्ट डिफरेंसिंग देम। नहीं, ये करेक्ट वे नहीं है। वर्क विद पैनल डाटा, वो तो पूल कर देता है, यानी क्रॉस सेक्शनल और टाइम सीरीज को ऐड ऑन कर देता है, तो ये भी नहीं होगा। ऑब्टेन एडिशनल सैम्पल डाटा, ये है, ये वन ऑफ द रीज़न है, मतलब वन ऑफ द सोल्यूशन है, बट ये फॉर श्योर नहीं है, क्योंकि हम क्या मान के चलते हैं, कई बार सैम्पल की वजह से एक्चुअली मल्टीक्लिनैरिटी जो प्रॉब्लम है वो सैम्पल की प्रॉब्लम है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई सैम्पल की वजह से जो है, किसी एक पर्टिकुलर सैम्पल में दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन आ रहा हो, तो अगर आप सैम्पल साइज बढ़ा देंगे तो हो सकता है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, बट श्योरिटी नहीं है। बट अगर ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये दोनों ही आपके आंसर हो सकते हैं, लेकिन जो मोर अप्रोप्रिएट है वो होगा आपका ए वाला। क्यों, क्योंकि अगर आप ड्रॉप कर देंगे ना तो वो हैव ए बेटर चांसेस कि वो आपकी मल्टीक्लिनैरिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। नेक्स्ट है DSGE, एक मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल है दैट इज़ ऑफन एम्प्लॉयड बाय मॉनेटरी एंड फिस्कल अथॉरिटीज़ फॉर पॉलिसी एनालिसिस एक्सप्लेनिंग हिस्टोरिकल टाइम सीरीज डाटा एज वेल एज फ्यूचर फोरकास्टिंग। ठीक है, कह रहे अब मान लीजिए आपको इसके बारे में नहीं पता ये क्या है DSGE, ठीक है, तो लेकिन उसके बारे में आपको बताया गया कि एक मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल है जो कि मॉनेटरी और फिस्कल जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो यूज़ करती हैं पॉलिसी एनालिसिस के लिए, जिसमें वो टाइम सीरीज डाटा को एक्सप्लेन करती हैं और फोरकास्टिंग करती हैं। चलो ठीक है, तो पूछ रहा है कि बताओ इसका क्या आंसर होगा, राइट। तो देखो जिसमें हम डिफरेंट टाइम पीरियड्स की बात कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक। ठीक है, एक वर्ड है डायनेमिक और एक है डिटर्मिनिस्टिक, दोनों में आप देखो ध्यान से ऑप्शंस में। तो एक है डिटर्मिनिस्टिक, डिटर्मिनिस्टिक का मतलब मैंने आपको इकोनोमेट्रिक्स में समझाया है, विच हैव अ फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है, तो फिक्स्ड वैल्यू जैसा तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ हो सकता है। डायनेमिक हो सकता है, क्यों, क्योंकि हम डिफरेंट टाइम पीरियड्स की बात कर रहे हैं। जब भी डिफरेंट टाइम पीरियड्स में कोई वेरिएबल चेंज होता है उसको हम बोलते हैं डायनेमिक वेरिएबल, और जो सेम रहता है उसको बोलते हैं स्टैटिक वेरिएबल। देन वी हैव अ स्टोकेस्टिक जर्नल इक्विलिब्रियम मॉडल। अब देखो
डिटर्मिनिस्टिक और स्टोकेस्टिक तो वैसे एक साथ नहीं हो सकते, दोनों अपोजिट है। डिटर्मिनिस्टिक मतलब एक करेक्ट और एक्चुअल वैल्यू, और स्टोकेस्टिक जिसमें एरर टर्म आ जाती है, रैंडमनेस आ जाती है। तो दैट्स वाई ये आंसर तो नहीं हो सकता है। इसमें भी देखो डिटर्मिनिस्टिक और स्टोकेस्टिक एक साथ आ गया, तो ये भी एलिमिनेट कर दो। अब बच के डायनेमिक, स्टोकेस्टिक, जर्नल, इकोनॉमिक मॉडल या इक्विलिब्रियम मॉडल। तो ऑब्वियसली बात है इकोनॉमिक का है, लेकिन वो क्या मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, चीज़ों को इक्विलिब्रियम करने की कोशिश करते हैं, लोगों चीज़ों को अलाइन करने की कोशिश करते हैं। दैट्स वाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डायनेमिक, स्टोकेस्टिक, जर्नल, इक्विलिब्रियम मॉडल। ठीक है, देखो हर चीज़ आपको ज़रूरी नहीं है आती हो, नहीं है, नॉट पॉसिबल, आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते हैं, बट आप कॉमन सेंस से बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है इस पेपर में। ठीक है, तो जिसके बारे में आपको बता दिया। डायनेमिक यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हमारा टाइम पीरियड स्टैटिक नहीं है, फिर टाइम वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं। स्टोकेस्टिक मतलब उसमें रैंडमनेस है, रैंडमनेस का मतलब बता दिया जिसमें कि एक एरर की गुंजाइश होती है। जोनल इक्विलिब्रियम मतलब जहाँ पर सारी मार्केट, यानी मैक्रो लेवल पर हम क्या पढ़ते हैं, एज अ होल पढ़ते हैं, तो हम मान के चलते हैं कि हमारी सारी मार्केट्स क्या हैं, वो इक्विलिब्रियम में है, यानी वो क्लियर कर रहे हैं। तो दैट्स वाई इसका राइट आंसर हो गया। और ये यूज़ क्यों होता है हमने ये भी पढ़ लिया कि फोरकास्टिंग के लिए, पॉलिसी चेंजेस का इफेक्ट देखने के लिए, मान लीजिए आपने मॉनेटरी पॉलिसी में कोई चेंज किया है उसको चेक करने के लिए, तो ये सब चीज़ें हम यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज इनकरेक्ट। कह रहा है इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो सही नहीं है अबाउट द डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस जो है वो कह रहा है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जर्नल सोल्यूशन, वेरिएबल सोल्यूशन, सेपरेबल सोल्यूशन और पर्टिकुलर सोल्यूशन। ठीक है, तो पहला ही स्टेटमेंट करेक्ट है, इनकरेक्ट है, क्योंकि हमारे 2 ही सोल्यूशन होते हैं, एक जर्नल और एक पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है। ठीक है, जर्नल सोल्यूशन जैसे कि आप मान लीजिए आपको कोई आंसर आ गया y इक्वल्स टू 3x प्लस सी, तो ये जो कांस्टेंट है इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो ये हो गया जनरल सोल्यूशन। पर्टिकुलर हो गया y इक्वल्स टू 3x दे दिया, तो ये हो गया आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन। ठीक है, तो 2 ही सोल्यूशंस होते हैं, उसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन दैट कंटेन्स मोर देन वन फंक्शन विद इट डेरिवेटिव्स। बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि हम जब लिखते हैं ना, पहले तो अच्छा मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है यही समझा देती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें 2 मेन चीज़ें होती हैं, एक तो अननोन फंक्शन होता है और उसका क्या होता है, डेरिवेटिव प्रेजेंट होता है। जैसे कि एग्जांपल से समझ लेते हैं बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। तो ये क्या है, ये एक अननोन फंक्शन है, क्या अननोन फंक्शन क्या है, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x या y ऑफ x, वो क्या है, एक अननोन फंक्शन है, और उसका डेरिवेटिव क्या हो गया, dy बाई dx उसका डेरिवेटिव हो गया। जैसे कि हम बोलते हैं y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, उसका डेरिवेटिव करेंगे तो dy विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, तो यही है, जिस भी इक्वेशंस में ये 2 चीज़ें होंगी, एक अननोन फंक्शन होगा और उसका डेरिवेटिव होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। उसके 2 सोल्यूशंस हो सकते हैं, अभी बता दिए, जनरल और पर्टिकुलर। ठीक है, जनरल और पर्टिकुलर। ठीक है, जैसे इस वाले केस में आप देख रहे हो ये क्या दिखा रहा है, स्लोप दिखा रहा है, स्लोप ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, जो कि किसके बराबर है, 3x स्क्वायर के बराबर है। और जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, दोनों तरफ से इंटीग्रेट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 3x क्यूब बाई 3, तो ये क्या हो गया, y इक्वल्स टू x क्यूब प्लस c। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास इसका फंक्शन भी आ गया। तो यही होते हैं हमारे पास, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, आगे पढ़ लेते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन दैट कंटेन्स वन और मोर फंक्शन विद इट डेरिवेटिव। बिल्कुल यही बात अभी मैंने आपको समझाई है। डिफरेंशियल इक्वेशंस प्राइमरी पर्पस इज टू स्टडी सॉल्यूशंस दैट सैटिस्फाई द इक्वेशंस, ये भी बिल्कुल ठीक है। The solution of differential equation is the relationship between the variables included which satisfies the given differential equation। बिल्कुल, अभी जो मैंने आपको जैसे करके दिखाया कि सॉल्यूशन हमने निकाला, उसमें पुट करेंगे तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, वापस से इक्वेशन आ जाएगी, और यही चीज़ वो एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रिचर्डसन मॉडल ऑफ आर्म्स रेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब आप ये क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ज़रूरी नहीं है ये आपको किसी बुक में मिल जाएगा क्वेश्चन। ये बेसिकली जो है रिचर्डसन मॉडल ऑफ आर्म रेस जो है, ये क्या है, एक एप्लीकेशन है। किसका एप्लीकेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन का एप्लीकेशन है। ठीक है, तो अब
तभी मैं आपको बोल रही थी कि हर चीज़ आपको बुक्स में नहीं मिलेगी और कितनी बुक्स पढ़ लेंगे और क्या क्या पढ़ लेंगे, ठीक है। DSSB एक ऐसा पेपर है जहाँ पे कोई सिलेबस डिफाइन नहीं है आपका, तो इसलिए कुछ चीज़ें आप छोड़ भी सकते हैं, अगर नहीं आती हैं तो भी आप एग्ज़ाम क्लियर बहुत इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए बात करते हैं रिचर्डसन मॉडल ऑफ आर्म रेस की। रिचर्डसन मॉडल ऑफ आर्म रेस जो कि मैंने बताया, इट्स क्या है, एक जो हमारे लुइस फ्राई रिचर्डसन थे, एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने डिफरेंशियल इक्वेशन का मॉडल डेवलप किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने बताया कि क्यों कोई कंट्री जो है अपने जो आर्म्स होते हैं, वेपन्स होते हैं, उनको बढ़ाती है, ठीक है। उसके उन्होंने 3 मेन कारण बताए। सबसे पहला है दैट इज़ कि फियर या रिस्पॉन्स, यानी कि अगर एक कंट्री को लगता है कि भाई उसकी जो कंपीटिंग या फिर जो उसकी जो टेंशन्स क्रिएट करी है, फॉर एग्जांपल 2 कंट्रीज़ हैं, रशिया एंड यूक्रेन है, ठीक है, वो वॉर में है, आपको पता होगा करंट में। तो एक कंट्री अगर रशिया अपने आर्म्स बढ़ाएगी तो दूसरी उसके राइवलरी में कह लीजिए, उसके रिस्पॉन्स में क्या करेगी, अपने कंट्री के आर्म्स बढ़ाएगी, ठीक है। तो पहला रीज़न हो गया। दूसरा होता है प्रेशर्स की वजह से, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए किसी कंट्रीज़ में, कुछ कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि उन्हें पीस मेंटेन करना है, वो लड़ाई नहीं करना चाहते, तो वो अपने आर्म्स को क्या करते हैं, कम रखते हैं, तो उनके इंटरनल प्रेशर्स होते हैं। तीसरा क्या हो सकता है कि कोई ग्रीवेंसेस हैं, कोई राइवलरीज चल रही आ रही है, आपको पता है कि बॉर्डर जैसे हमारे यहाँ पे है, चाइना की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स रहते ही रहते हैं, तो ये सब चीज़ें हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो इसलिए हम अपने क्या रखते हैं तब, तो देखिए जैसे हम भी अब डिफरेंट मिसाइल सिस्टम्स खरीदते रहते हैं रशिया से, USA से, ठीक है। तो सिमिलर प्रॉब्लम इनके साथ भी है। तो उन्होंने यही चीज़ बताई कि क्यों कोई कंट्री जो है अपने आर्म्स को बढ़ाती है, ठीक है। ये एक डायनेमिक सिस्टम है। डायनेमिक सिस्टम क्यों है, क्योंकि आप देखेंगे कि कोई भी कंट्री जो है वो अपना जो आर्म्स का जो कलेक्शन है उसको विद टाइम क्या करती है, इंक्रीज़ करती रहती है, यानी कि ओवर द टाइम ये चीज़ें क्या होती रहती है, इंक्रीज़ होती रहती है। और इसके लिए हम डिफरेंशियल इक्वेशन यूज़ करते हैं। मान लीजिए XT जो है वो किसी एक कंट्री का क्या है, आर्म्स का कलेक्शन दिखा रही है ओवर द टाइम T पे, और YT जो है वो B कंट्री का दिखा रही है, ठीक है। तो इसके लिए वी हैव इक्वेशन like this, that is dx upon dt ay minus bx plus g, and we have dy upon dt that is cx minus dy upon h। यहाँ पर जो ay है वो ये बताता है कि क्या रिएक्शन है a का b के फॉर्म, मतलब b के लिए, यानी a कंट्री का क्या रिएक्शन है b कंट्री के आर्म्स को लेकर, ठीक है। और bx क्या है, यानी कि a का क्या कितना डिज़ायर है, यानी वो कितना पीस मेंटेन करना चाहती है, वो कितना खर्चा करना चाहती है। और g क्या है, कोई भी ग्रीवेंसेस या मिसट्रस्ट है उनका। यानी ये जो 3 फैक्टर्स मैंने आपको बताए, इन्हीं के बेसिस पे इक्वेशंस बनाते हैं, और दिस इज़ अ पार्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, इतना भी याद रख लोगे तो आपका काम चल जाएगा कि फर्स्टली ये एप्लीकेशन है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक डायनेमिक सिस्टम है, क्योंकि किसी भी आर्म का लेवल जो है कंट्री में अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड T, वो T+1 में इंक्रीज़ होता है, ठीक है। Okay, moving to the next question. In a regression model, the OLS estimators are, तो आपको मैंने करवाया था गॉस मार्कव थ्योरम, जिसमें मैंने बताया था कि वो क्या होते हैं, लीनियर और बायस होते हैं, नहीं, लीनियर और अनबायस होते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, D1, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करा रही हूँ, आप वहाँ पे देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, इफ़ अ सैम्पल ऑफ 100 इज़ टू बी टेकन फ्रॉम अ पॉपुलेशन ऑफ 1000 फार्मर्स कंसिस्टिंग ऑफ मार्जिनल, स्मॉल एंड लार्ज फार्मर्स। ये अब आप ये देखिए, ये नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2018 जुलाई का पेपर का क्वेश्चन है। तो अगर आपको, तभी कहते हैं कि प्रीवियस ईयर्स करने से या किसी और पेपर की तैयारी करने से आपको इसमें भी पूरी हेल्प हो जाएगी। तो या फिर दूसरी चीज़ होती है, आपको कॉन्सेप्ट पता हो। तो अब देखिए 1000 फार्मर्स थे टोटल, उनमें से ना उनको सैम्पल लेना है 100 फार्मर्स का, और 100 भी ऐसे नहीं लेने हैं, उनको डिवीज़न में चाहिए, मार्जिनल चाहिए, स्मॉल चाहिए और लार्ज फार्मर्स चाहिए। तो जब भी हम एक तरीके के ग्रुप्स बनाते हैं, और वो ग्रुप्स कैसे हों, होमोजीनियस हो, यानी कि एक टाइप के लोग एक ग्रुप में हो, तो इस वाले मेथड को हम बोलते हैं, सैम्पलिंग मेथड को हम बोलते हैं बच्चे, दैट इज स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। एक और होता है क्लस्टर सैम्पलिंग, ये भी बहुत चलता है, और इसमें बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है क्लस्टर और स्ट्रैटिफाइड में। स्ट्रैटिफाइड देखो समझ में आ गया, स्ट्राटास बना रहे हैं, स्ट्राटा कैसे होने चाहिए, होमोजीनियस। अब क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होगा, क्लस्टर सैम्पलिंग समझ लो एक बार। क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है, फॉर एग्जांपल वी हैव क्लास ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, मान लो 20 बॉयज़ एंड 25 गर्ल्स हैं, ठीक है। अब हमने ग्रुप बनाना है, हमने क्या कर रहा है, रैंडमली कुछ बॉयज़ गर्ल्स ले ली, ठीक है। हमने मान लो 10
10 का ग्रुप बनाया, इसमें कितने भी बॉयज़ होते हैं, कितने भी गर्ल्स हो सकते हैं, मिक्सचर भी हो सकता है। मान लो 5 बॉयज़ आए, 5 गर्ल्स आए, इसमें 6 बॉयज़ आ गए और 4 गर्ल्स आ गई। तो इस तरीके के जब हम क्लस्टर बनाते हैं जो कि होमोजीनियस नहीं होते, हेट्रोजीनियस होते हैं, यानी कि अलग अलग हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है एक ही कैटेगरी के लोग हो, बहुत सारी कैटेगरी के लोग एक साथ भी हो सकते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लस्टर सैम्पलिंग। क्या बोलते हैं इसको, हम क्लस्टर सैम्पलिंग बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जब होमोजीनियस होंगे, एक जैसे ग्रुप के लोगों को बनाना है तो स्ट्रैटिफाइड, और जब नॉन होमोजीनियस होंगे, हेट्रोजीनियस होंगे, तो हम उसको यूज़ करते हैं, दैट इज़ क्लस्टर सैम्पलिंग। यही थे आज के 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। टिल देन, थैंक यू।